कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है द रिएक्शन इन विच टू एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम आर रिमूव फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम, कि वो दो एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव हो, मतलब साथ साथ वाले कार्बन से रिमूव होने चाहिए, एक ही कार्बन एटम से दोनों आपके पास एटम जो होते हैं रिमूव होने नहीं चाहिए। और जब दो एटम रिमूव हो जाते हैं उससे क्या होता है, जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है ना वो डबल बॉन्ड बना देता है टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड से मुराद मेरा यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखूँ CH3 CH2 Br, दिस इज़ इथाइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड है और यही आपका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट बेसिकली वो होता है जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्शन करे या उसके ऊपर कोई बेस आके रिएक्शन करती है तो वो आपका सबस्ट्रेट कहलाता है। यानी कि जिसके ऊपर हमने काम करना होता है ना, जिसके ऊपर हमें वर्क करना होता है, बेसिकली वो सबस्ट्रेट कहलाता है। तो ये आपका सबस्ट्रेट है, दिस इज़ इथाइल ब्रोमाइड, ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है। इसमें कुछ चीज़ें आपने याद करनी है। फर्स्ट तो ये ब्रोमाइड जो है ब्रोमीन, ये इस कार्बन के साथ अटैच है और हमने ये बारहा पढ़ा है कि जब आपके पास ऐसी कैटेगरी आती है कि जिसमें ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन का नाम लेते हैं। दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, ये आपका अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा। और इसके साथ वाले जो हाइड्रोजन होते हैं जिस कार्बन के साथ अटैच है वो बच्चे अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है ये अल्फ़ा कार्बन, या इसके साथ जो हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। और अल्फ़ा कार्बन जिसके साथ आगे अटैच होता है वो कहलाता है बीटा कार्बन। तो ये आपका बीटा कार्बन है और इस बीटा कार्बन के साथ जो तीन हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये तो आपने एक याद रखना है कि ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोजन है। तो ये मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया। अब मैंने क्या करना है, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना, इसकी मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं करवानी, इसकी मैंने एलिमिनेशन करवानी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एक बेस लेता हूँ, एक बेस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बेस ले लेता हूँ KOH, ये उसका OH नेगेटिव काम करेगा, वो KOH NaOH वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे एक बेस ले लेता हूँ और बेस का ये OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। OH नेगेटिव क्या करता है, ये जो बेस होती है इसमें से दो एटम को रिमूव करती है, उसमें से दो एटम जो रिमूव करेगी और वो दोनों एटम साथ साथ वाले कार्बन से रिमूव होते हैं। अब जो दो एटम रिमूव होते हैं ना बच्चे याद रखना, उसमें एक एटम आपका हैलोजन होगा लाजमी तौर पर, एक एटम लाजमी तौर पर हैलोजन होगा और दूसरा एटम जो रिमूव होगा वो लाजमी तौर पर हाइड्रोजन होगा। तो दो एटम रिमूव होंगे अल्काइल हैलाइड में से, एक एटम होगा लाजमी तौर पर हैलोजन और दूसरा एटम लाजमी तौर पर होगा हाइड्रोजन। तो ये जो बेस होती है ना, बेस ये वाली, ये दोनों को रिमूव करती है। हैलोजन को भी यहाँ से हटाने की कोशिश करेगी और यहाँ से H को भी हटाने की कोशिश करेगी। तो जैसे मैं OH नेगेटिव इस कार्बन, ये जो ब्रोमीन है ये इसको रिमूव कर देगी तो Br यहाँ से निकल जाएगा और जो आपका हाइड्रोजन होगा अब वो इस कार्बन से नहीं निकलेगा, मतलब क्योंकि आपका हैलोजन जो अल्फ़ा कार्बन से निकल रहा है तो आपका जो हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा से नहीं निकलेगा, वो बीटा से निकलेगा, क्योंकि हमने कहा है कि जो दो एटम होंगे वो एडजेसेंट साथ साथ वाले कार्बन से रिमूव होते हैं, ना कि एक कार्बन से होते हैं। तो अगर Br इस कार्बन से निकल रहा है तो हाइड्रोजन इससे निकलेगा। तो ये आपके पास OH इस H को यहाँ से हटाएगा तो ये बना देगा जी H2O, उससे आपके पास बन जाएगा जी वाटर, पानी बन जाएगा। और जैसे ही H2O बनेगा यहाँ से ब्रोमीन भी निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप भी कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पे Br नेगेटिव भी निकल जाता है। तो बच्चे आपका यहाँ से Br नेगेटिव भी निकल गया है। अब पीछे क्या बच गया है, पीछे यहाँ पे बच गया है प्लस CH2, क्योंकि CH3 थे एक हाइड्रोजन निकाल दिया OH नेगेटिव ने, तो CH2 बच गया, ये आपका सिंगल बॉन्ड और ये फिर CH2 बच गया, क्योंकि Br भी निकल गया और इसको बैलेंस करेंगे तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करें तो अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं अल्कीन, अल्काइल हैलाइड अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करवाने के लिए हमें बेस रिक्वायर्ड होती है। वो बेस दो काम करती है, एक तो वो अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को रिमूव करती है और दूसरा अल्काइल हैलाइड में से आपका जो हैलोजन होता है ना वो भी रिमूव हो जाता है। और बात याद रखनी है कि हैलोजन जो होगा वो हमेशा रिमूव होगा अल्फ़ा कार्बन से, क्योंकि ये अल्फ़ा ही कहलाएगा तो जारी बात अल्फ़ा कार्बन से निकलेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन होगा ना वो अल्फ़ा से नहीं निकलेगा। अब यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे नहीं निकाल सकते। अब बेसिकली अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चे एक और बात याद रखनी है, हमने इस OH नेगेटिव को अभी नाम दिया बेस का, जबकि हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे उसमें हमने इसको नाम दिया था न्यूक्लियोफाइल का। अगर मैं इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ, एज अ न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ तो OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H को नहीं निकालेगा। अगर मैं OH नेगेटिव को
बच्चे बात ध्यान से सुननी है। अगर मैं OH नेगेटिव को एज अ न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ तो यहाँ से वो H को नहीं निकालेगा, वो क्या करेगा, वो OH नेगेटिव कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा और कार्बन के साथ आके लग जाएगा और Br को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, Br को यहाँ से निकाल देगा, बाहर कर देगा, तब आपका अल्कोहल बनता है। तो यहाँ से डिफरेंस करना है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास जो होते हैं बड़े क्लोज हैं एक दूसरे के, पैरेलल चल रहे होते हैं। कि जब सब्स्टिट्यूशन होती है तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है और जब एलिमिनेशन होती है तो आपकी ये बेस कहलाती है, ये अटैक करती है हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर ये अटैक करती है बीटा, यहाँ से H को निकाल देती है, यहाँ से ब्रोमीन भी निकल जाता है और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी ये न्यूक्लियोफाइल होता है, कभी ये बेस होती है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल कब होता है, ये बेस कब होता है, ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट आगे आता है। इसमें आगे फैक्टर्स आते हैं, आगे हम फैक्टर्स पढ़ेंगे ना उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कब बेस का काम करता है, कब ये आपके पास जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर जो बेस ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये KOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अगर तुम्हें पोटाशियम हाइड्रो, ये थोड़ा सा इससे हटके है बच्चे, इसको थोड़ा सा सुन लो, इससे हटके आपने रखना है इसको ज़हन में। अगर मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेता हूँ, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, तो ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होती है ये एज अ बेस काम करेगी, तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगी। और अगर मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है KOH, इसको अल्कोहलिक नहीं लेता, ठीक है, इसको अल्कोहलिक नहीं लेता, तो फिर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगी और न्यूक्लियोफाइल काम करेगी तो फिर कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। बस याद ये रखना है बच्चे कि ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर तो सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर ये अटैक करता हाइड्रोजन के ऊपर तो एलिमिनेशन होगी और आपका रिजल्ट में जो आपका अल्कीन जो होता है वो बच्चे बन जाता है। तो इसमें दो बातें हमने देखी हैं कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते हैं। उस वक्त अगर हम अल्काइल हैलाइड का क्या करते हैं, किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेस हाइड्रोजन को भी रिमूव करती है और हैलोजन को भी रिमूव करती है और अल्काइल हैलाइड को अल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। जो दोनों एटम रिमूव होते हैं वो लाजमी तौर पर एडजेसेंट पर होने चाहिए, वो एक ही एटम से दोनों एटम नहीं निकल सकते, ठीक है, एक अलग एटम से निकलता है, एक दूसरा अलग एटम से निकलता है। तो एक एटम अल्फा कार्बन से निकलेगा, दूसरा आपके पास जो होता है वो बीटा कार्बन से निकलता है। अल्फा कार्बन से हमेशा हैलोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से हमेशा जो होता है आपके पास हाइड्रोजन निकलता है। अब ना हम इसका मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह बेस इसके ऊपर आके अटैक करती है, किस तरह H यहाँ से निकलता है, किस तरह आपका हैलोजन यहाँ से रिमूव होता है वगैरह वगैरह, उसके मैकेनिज्म के ऊपर आएंगे। तो दो बातें याद रखनी मैकेनिज्म में। पहली बात तो ये याद रखनी है कि जब जो आपकी बेस होती है ना, जब ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करती है तो हाइड्रोजन को एज अ H पॉजिटिव बाहर निकालती है, एज अ H पॉजिटिव बाहर निकालती है। एज H पॉजिटिव बाहर निकलेगी तो हाइड्रोजन अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन के ऊपर ही छोड़ देता है और एज H पॉजिटिव निकल जाता है और OH के साथ मिलकर पानी बना देता है। तो फर्स्ट तो बात ये आती है कि जो हाइड्रोजन निकलता है वो H एक इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आता, H नेगेटिव भी नहीं आता, बल्कि H पॉजिटिव आता है, सिर्फ प्रोटॉन आता है, ठीक है। वो आपके पास इसके साथ पानी के साथ OH के साथ मिलकर वाटर बना देता है और हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है ना, वही इलेक्ट्रॉन बेसिकली कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में आपके पास जो होता है वो इस्तेमाल होता है। दूसरी बात कि आपका जो हैलोजन निकलता है, हैलोजन वो क्या करता है, वो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन को ले उठता है, दोनों इलेक्ट्रॉन ही ले जाता है एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है एज अनाइन कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और Br नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो बातें याद रखनी है कि जब बेस का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन जो निकलता है बीटा कार्बन से निकलता है एज अ H पॉजिटिव और जो आपका हैलोजन निकलता है वो आपका अल्फा कार्बन से निकलता है और आपके पास क्या होता है एज अ Br नेगेटिव, एज अ अनाइन जो होता है वो आपके पास जो होता है वो रिमूव होता है। अच्छा, एक और बात याद रखनी इसी में कि इसमें क्या होता है कि जब अल्काइल हैलाइड का बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे होते हैं ना तो आपके पास दो बॉन्ड आपके पास टूटते हैं और एक नया बॉन्ड बनता है। जैसे जो नया बॉन्ड बना है ना हमारे पास, अगर हम देखें ये CH3 और CH2, इसमें दरमियान में डबल बॉन्ड बन गया है, ये एक पाई बॉन्ड बना है। मतलब बात करने के जब अल्काइल हैलाइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक नया पाई बॉन्ड बनता है, ये अब आपका पाई बॉन्ड बना है और दो बॉन्ड टूटते हैं, दोनों बॉन्ड आपके पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जैसे OH क्या करता है, यहाँ से H को बाहर निकालता है, वो वाला H इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच होता है, OH को बाहर निकालेगा H2 बना देगा और Br और इस कार्बन का भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वीक हो जाता है, Br भी निकल जाता है। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करती है तो दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक नया पाई बॉन्ड जो होता है कार्बन टू कार्बन जो होता है वो आपके पास डेवलप हो जाता है। ये इसका आपके पास जो होता है वो आपके पास मैकेनिज्म आता है। अब हम आते हैं, ये था अल्काइल हैलाइड, ये थी आपकी बेस। अब हम आते हैं कि कौन से अल्काइल हैलाइड आपके पास जो होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं और कौन से नहीं देते।
आपके जितने भी अल्काइल हैलाइड होते हैं ना सारे एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन आपके पास हर एक अल्काइल हैलाइड का जो एलिमिनेशन रिएक्शन देने का तरीका वो अलग अलग है। बेसिकली जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के थे ना, ऐसे ही आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन भी बच्चे दो तरह के हैं। एक आपके पास कहलाते हैं E2 रिएक्शन कहलाते हैं, एक कहलाते हैं E1 रिएक्शन। जैसे SN2 और SN1 था, सेम बिल्कुल वही है, सिर्फ तरीका अलग है। वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती थी, यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, बाकी काम सेम वही है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं E2, एक होते हैं E1, जैसा कि SN2 और SN1। आज हम पहले E2 पढ़ेंगे, बाद में फिर E1 के ऊपर आएंगे। तो E2 पे आते हैं। कुछ अल्काइल हैलाइड ना आपके पास E2 रिएक्शन देते हैं या E2 मैकेनिज्म देते हैं। E2 मैकेनिज्म देते हैं वो कौन से होते हैं? वो हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये पसंद करते हैं कि वो हमेशा जो होता है वो E2 मैकेनिज्म दें या E2 रिएक्शन दें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि E2 का मतलब क्या होता है। E लफ्ज़ निकला एलिमिनेशन से और 2 निकला बाई मालिकुलर। जैसे SN2 SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 2 था, हमने कहा था बाई मालिकुलर। सेम यहाँ पर भी है, सेम स्टोरी है कि E होता है फॉर एलिमिनेशन और 2 होता है बाई मालिकुलर। तो ये बन जाता है इट स्टैंड्स फॉर बाई मालिकुलर एलिमिनेशन। तो E2 जो आपका इसके लिए स्टैंड फॉर करता है। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा गिव E2 मैकेनिज्म। जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं हमेशा जो होते हैं E2 मैकेनिज्म जो होते हैं आपके पास देते हैं। फिर मैंने वही बात लिखी है कि जो प्रोटॉन होता है मतलब एज अ H पॉजिटिव वो रिमूव होता है बीटा कार्बन से, और जो हैलाइड हैलोजन होता है वो रिमूव होता है अल्फा कार्बन से। अब जो E2 में क्या होता है, E2 में जो प्रोटॉन की रिमूवल और हैलोजन की रिमूवल, ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ना, ये बच्चे याद रखना एट द सेम टाइम होते हैं। एट द सेम टाइम होते हैं, दोनों ही एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। जैसे ही हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया, उसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाया, तो बेस क्या करेगी, यहाँ से एक H को बाहर निकालेगी। जैसे ही H बाहर निकलना शुरू होता है वहीं से आपका हैलोजन भी बाहर निकल जाता है और बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे SN2 में हमने पढ़ा था कि SN2 में क्या होता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है, उसी वक्त लिविंग ग्रुप वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो सेम टाइम सेम प्रोसेस, दो प्रोसेस जो होते हैं साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। सेम यहाँ पर भी है कि जैसे अल्काइल हैलाइड लिया, बेस के साथ रिएक्शन करवाया, बेस ने दो काम करने, हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है और हैलोजन भी निकलेगा साथ ही। तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे थे, एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। तो आपके पास ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली जो होते हैं वो हो रहे होते हैं। हम यहाँ से एक एग्जाम्पल कैसे समझ लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली एग्जाम्पल ली है, ये वाली CH3 CH2Br, सेम ये वाली इथाइल ब्रोमाइड। इसमें से एक H को मैंने बाहर निकाल के लिख दिया इसके ऊपर, और फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक Br को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, मतलब इसको थोड़ा सा खोल के लिखा है। इसका बच्चे मैं क्या करता हूँ, इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूँ एज अ OH नेगेटिव, के KOH से आया हुआ है बेसिकली। तो ये बेस है आपकी, तो ये आपके पास बेस है, ये बेस का काम कर रही है। और ये आपके पास इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज़ अ सबस्ट्रेट, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका सबस्ट्रेट कहला रहा है। तो जब भी अल्काइल हैलाइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से H भी रिमूव होता है बीटा कार्बन से, क्योंकि यही बीटा कार्बन है ना, क्योंकि ये तो आपका है जी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा कार्बन और यही बात है बीटा कार्बन। तो आपका H निकलेगा यहाँ से और हैलोजन निकलेगा यहाँ से। तो क्या होता है, जैसे बेस का इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेस क्या करती है, बेस सबसे पहले क्या करती है, इस बीटा कार्बन से जो बीटा हाइड्रोजन है इसको यहाँ से रिमूव करना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ से ये कह सकते हैं इसका अटैक इसके ऊपर होता है। ये OH नेगेटिव यहाँ से H को निकालेगी, क्योंकि ये बेस है ना, जो चीज़ बेस होती है ना उसको एसिडिक चीज़ें पसंद होती हैं, वो उसको H पॉजिटिव रिक्वायर्ड होता है। तो ये इसको H पॉजिटिव चाहिए, इसको हाइड्रोजन चाहिए, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, वो इस यहाँ से H को निकालेगा। जैसे ही वो H को यहाँ से निकालना शुरू करेगा, यहाँ से जो ये ब्रोमीन होता है वो भी यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगा, Br भी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन अपनी तरफ उठाना लेके जाना शुरू कर देगा। जैसे ये ब्रोमीन निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से H भी निकलना शुरू हो जाएगा, दरमियान में यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो बेस इसके ऊपर अटैक करती है, तो बीच में ना एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे ये OH ने इसके ऊपर अटैक किया, तो इसने इसके साथ पार्शियल बॉन्ड बना लिया, OH ने H के साथ पार्शियल बॉन्ड बना लिया, और ये फुली बॉन्ड बना हुआ था हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ, तो इसने अपना बॉन्ड इसको भी पार्शियल कर दिया। तो जैसे ही OH अटैक करती है, ये बॉन्ड भी टूटना शुरू हो जाता है, ये बॉन्ड नया बनना शुरू हो जाता है। उसी वक्त ये Br भी यहाँ से रिमूव होना शुरू होता है, तो Br का भी बॉन्ड यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बन जाता है, पार्शियल, जिसको मैंने डॉटेड से लिखा है।
तो ये पार्शियल बॉन्ड Br के साथ बनना शुरू हो जाता है, पार्शियल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाता है और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अब बनना है, डेवलप होना है, तो यहाँ पर भी पार्शियल बॉन्ड जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। तो ये आती है ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट जो कि अनस्टेबल होती है। तो न्यूक्लियो बेस सबस्ट्रेट के ऊपर जब अटैक करती है तो H को निकालती है, ब्रोमीन निकलना शुरू हो जाता है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनती है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। वो पार्शियल बॉन्ड किसके दरमियान में हो सकते हैं? वो होते हैं बेस बिटवीन बेस एंड बीटा हाइड्रोजन, बेस एंड बीटा हाइड्रोजन, उसके बाद अल्फा कार्बन एंड लिविंग ग्रुप, अल्फा कार्बन एंड लिविंग ग्रुप के दरमियान भी आपका पार्शियल बॉन्ड बनता है एंड एज अ रिजल्ट कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है। जिस तरह यहाँ से ये H को निकालता जाएगा, डबल बॉन्ड बनता जाएगा, Br उसी हिसाब से निकलता जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है बिल्कुल उसी तरह जैसे SN2 में बनती थी। SN2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बनती थी कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता था, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होती थी। यहाँ पे हम हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं, वाला हाइब्रिडेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहाँ पे पार्शियल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। अब कुछ देर बाद क्या होता है कि जो ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, आफ्टर रिएक्शन आपके पास क्या होता है, आफ्टर रिएक्शन क्या होता है कि ये जो OH होती है कंप्लीटली H को यहाँ से बाहर निकाल देती है, कंप्लीटली H को यहाँ से बाहर निकाल लेगी तो H यहाँ से निकल जाएगा, H और OH मिलकर बना देंगे H2O। जैसे H2 निकलेगा यहाँ से Br भी निकल जाएगा, तो प्लस एज अ ब्रोमाइड आयन लिविंग ग्रुप ये Br नेगेटिव भी निकल जाता है और रिजल्ट में ये CH2 जो पार्शली बॉन्ड था ये फुल्ली बॉन्ड बन जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अल्कीन में जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अ E2 रिएक्शन, ये आपका E2 कहलाता है, E2 मैकेनिज्म, ये आपका E2 मैकेनिज्म कहलाता है कि अल्काइल लाइट बेस के साथ रिएक्शन करती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बनते हैं, जिस बॉन्ड ने टूटना होता है वो पार्शली में कन्वर्ट हो जाता है, जो बॉन्ड नया बनना होता है वो भी पार्शियल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली आपकी प्रोडक्ट अल्कीन जो होती है वो बन जाती है। तो यही रिएक्शन को मैंने इस तरह एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं हम इसके बाद इसकी काइनेटिक स्टडी के ऊपर। काइनेटिक स्टडी में हम सिर्फ एक ही बात एक्सप्लेन करते हैं, रेट, कि इस रिएक्शन का रेट क्या है, कि इस रिएक्शन को कैसे तेज़ किया जा सकता है, कैसे स्लो किया जा सकता है, ठीक है, किस तरह रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है वगैरह वगैरह, जैसे हमने SN2 में देखा था सेम यहीं पर। अब ये जारी बात है कि ये एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रहा है, ये नहीं है कि इसके अंदर ये पहले ये बंदी ट्रांजिशन स्टेट फिर ये 2 स्टेप के अंदर नहीं है बच्चे, ये सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर हो रहा है, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना ये आपकी एक्सपेक्टेड होती है कि ऐसा बनता होगा, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ एक आपके पास सिंगल लाइन में रिएक्शन है, इट इज़ अ 1 स्टेप रिएक्शन, ये 1 स्टेप रिएक्शन हो रहा है कि अटैक किया, प्रोडक्ट बनी, लेकिन बीच में यहाँ से यहाँ आते हुए बीच में ये फेज़ भी आता है, ये फेज़ भी आता है, लेकिन इसको हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे रिएक्शन रोक दूँ और इसको बाहर निकाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा एक्सपेक्टेड होती है। तो अगर हम काइनेटिक स्टडी की बात करें तो ये सबसे पहले एक तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे SN2 एक स्टेप के अंदर होता है, एक स्टेप के अंदर होता है, और यही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाएगा। अगर हम, क्योंकि हमने रेट लिखना है ना, तो रेट तो हमें पता है कि हमेशा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से लिखा जाता है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है, रेट RDS, वो होता है स्लोएस्ट स्टेप। अब क्योंकि स्टेप ही एक है तो इसमें तो हमारी वो डिस्कशन है ही नहीं कि कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है, यही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और ट्रांजिशन स्टेट बनाने में 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, एक OH नेगेटिव, एक सबस्ट्रेट। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा ना, रेट वो हमें पता चलता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं। अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, एक है बेस, एक है सबस्ट्रेट। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि इस रिएक्शन का जो रेट है ना, इस रिएक्शन की जो स्पीड है ना, वो बेस के ऊपर भी डिपेंड करती है और सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये बेस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, एंड रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ दी सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, बेस के ऊपर भी और सबस्ट्रेट के ऊपर। क्यों ऐसा, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में यहाँ पे 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, और जितने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं ना बच्चे, उतने ही उसकी जो रेट होती है उन दोनों के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। तो 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो रेट दोनों के ऊपर जो होता है वो डिपेंड आपके पास करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसका प्रोपोर्शनली साइन खत्म करूँ तो यहाँ पे आपका K आ जाता है, K, और यहाँ मैं बेस की वैल्यू भी लिख सकता हूँ, जैसे बेस यहाँ पे OH है, OH नेगेटिव एक्ट एज अ बेस, और इसके अंदर जो सबस्ट्रेट आती है वो आती है जी CH3CH2
Br, दिस इज़ अ सबस्ट्रेट। तो ये इसका रेट है। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर मैंने इस रिएक्शन की स्पीड को ना 4 गुना बढ़ाना है तो मुझे OH की कंसनट्रेशन 4 गुना बढ़ानी पड़ेगी, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन में 4 गुना बढ़ाना। अगर मैंने इस रिएक्शन की स्पीड को 8 गुना बढ़ाना है तो 8 गुना कंसनट्रेशन इसकी बढ़ानी पड़ेगी, 8 गुना कंसनट्रेशन मिकदार इसकी बढ़ानी पड़ेगी। रिएक्शन फ़ौरन प्रोडक्ट के अंदर जो होता है वो चला जाएगा। ये हमें रेट लॉ से पता चला, काइनेटिक स्टडी करने से पता चला। ये आप केमिकल काइनेटिक्स में बच्चे डिटेल से पढ़ेंगे मज़ीद। और अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, जब हम रेट लिखते हैं ना तो याद रखना साथ ऑर्डर भी लिखते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड निकलता है। सेकंड का मतलब ये है कि यहाँ पे बेस की पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक एक मालिक्यूल इन्वॉल्व है, 1 मालिक्यूल में, क्योंकि बार 2 मालिक्यूल इन्वॉल्व होते तो ऑर्डर चेंज है। 1 मालिक्यूल इन्वॉल्व है तो ये आपके पास इसका ऑर्डर निकलेगा सेकंड ऑर्डर। इसको मजीद आप केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल से देखेंगे ऑर्डर का मतलब और क्या निकालते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकलता है, ये थ्योरेटिकली नहीं निकाला जाता। फिर लास्ट में मैंने बात लिखी है E2 ऑलवेज कम्पीट विद SN2। जो एलिमिनेशन बाई मालिकुलर है ना, ये SN2 की तरह होता है, सेम SN2 की तरह। SN2 में सब्सटीट्यूशन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एलिमिनेशन में जो OH, उसको मैं नाम चेंज करके दे दूंगा बेस का, वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन, वहाँ से H को निकालेगा, लीविंग ग्रुप को निकालेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और अल्कीन बन जाएगी। ये SN2 और E2 हमेशा कम्पीट करते हैं, पैरेलल चल रहे होते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि ये जब आप रिएक्शन आगे जाके पढ़ेंगे भी हर क्लासेस में, कि जब आप अल्काइल लाइड का बेस के साथ या न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, सब्स्टिट्यूशन भी हो रही होती है, एलिमिनेशन भी हो रही होती है, लेकिन एक उसमें मेजर होती है, एक माइनर होती है, लेकिन ये थोड़ा सा ही हट के आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफरेंस करना है कि एनी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ बेस, कि हर नेगेटिवली चार्ज स्पीशी मैंने कहा था वो न्यूक्लियोफाइल होती है। अब वो न्यूक्लियोफाइल तो है, जैसे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन ये बेस का काम भी कर रही है, तो ये बेस भी है, ये न्यूक्लियोफाइल भी है। हर नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बेस भी होती है और न्यूक्लियोफाइल भी होती है। अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ तो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और अगर बेस हुई तो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमीन निकलेगा, डबल बॉन्ड आपके पास बन जाएगा। दिस इज़ अ E2, ये आपका E2 है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आता है। आगे हम आ जाते हैं बिल्कुल सेम E1 के ऊपर। E1 मैकेनिज्म, कि E1 मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं E1 का मतलब क्या है। E का मतलब सेम एलिमिनेशन, और 1 का मतलब लेते हैं हम यूनिमालिक्यूलर मतलब एक मालिक्यूल इन्वॉल्व है। E1 और SN1 दोनों पैरेलल चलेंगे, E1 और SN1 दोनों आपके पास बच्चे पैरेलल चलेंगे। सेम वही कहानी है, बस वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे रिमूवल है। अब SN1 हमेशा देते थे टर्शरी अल्काइल लाइड, तो E1 भी सेम यही करेंगे। मोस्टली टर्शरी अल्काइल लाइड गिव E1 मैकेनिज्म। जो आपके पास टर्शरी अल्काइल लाइड होते हैं ना बच्चे, वो बेटा हमेशा E1 रिएक्शन देते हैं। अब हम कर लेते हैं इसका मतलब कि रिएक्शन कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड किस तरह आपके पास E1 देते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड किस तरह E1 देते हैं। जैसे ये मेरे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे कार्बन है, CH3 इधर ब्रोमीन, ये आपका ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसी बेस के साथ। तो जब इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो बेस यहाँ से डायरेक्ट H को नहीं निकाल पाती, बल्कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जैसे SN1 में आपके पास कार्बोकटाइन बनाते थे, यहाँ पर भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड पहले कार्बोकटाइन बनाएंगे, और कार्बोकटाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से आपका जो ब्रोमीन आयन होता है एज अ लीविंग ग्रुप Br नेगेटिव, वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ से रिमूव होगा तो आपका ये Br निकल जाएगा, पीछे ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ये आपका बनेगा जी CH3, फिर ये C, फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव। दिस इज़ अ कार्बोकटाइन। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेस डायरेक्ट हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करती, बल्कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड पहले क्या करते हैं, इसकी आप हेडिंग भी डाल सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, कि पहले टर्शरी अल्काइल हैलाइड कार्बोकटाइन बनाते हैं, कार्बोनियम आयन बनाते हैं, ये आपका कार्बोकटाइन बनता है। और ये स्टेप जो होता है ना, ये जैसे वहाँ पर भी स्लो स्टेप था और ये भी रिएक्शन यहाँ पर स्लो स्टेप है, दिस इज स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप यही कहलाएगा। तो आयोनाइजेशन जो होती है ना वो स्लो स्टेप होती है, क्योंकि ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, कभी भी इस तरफ खुद ब खुद नहीं जाएगा, अपनी मर्जी इसको फोर्सफुली जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम इसके लिए यहाँ पे सॉल्वेंट भी इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्शन ना किसी सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है, पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में, जो इसके कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को वीक करेगी, यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव करने की कोशिश करेगी और कार्बोकटाइन में कन्वर्ट करेगा। तो आपका ये कार्बोकटाइन बनता है पहले स्टेप के अंदर। फिर दूसरे स्टेप के अंदर आपकी जो बेस होती है, अब ये हाइड्रोजन को निकाल सकती है। अब बेस क्या करती है, ये वाली जो B होती है, ये बेस क्या करती है,
ये अब देखो ये आपका जी कार्बन था जो कि अल्फा कार्बन था, ठीक है, और ये बीटा कार्बन बीटा कार्बन बीटा, तो ये सारे बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, और इसके साथ ये बीटा हाइड्रोजन है, और बेस हमेशा बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करती है। तो बेस क्या करती है, इन तीनों में से तीनों बीटा कार्बन से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल देती है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ से एक एच निकल जाता है, तो बी यहाँ से एक एच को निकालेगा, और एच हमेशा एज एच पॉजिटिव निकलता, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर भी छोड़ देता है, और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। तो रिजल्ट में CH3 ये वाला सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर CH3 ऊपर वाला, और यहाँ पे एक H निकल गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया CH2, तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। और जो यहाँ से H निकला हुआ एज HB, ये जनरल रिएक्शन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, ये बेस कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कोई भी अनाइन स्पीशी हो सकती है, हम बेस को B के साथ जनरली लिखा, तो ये आपका HB पॉजिटिव बन जाता है और अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टेप जो होता है ना, ये स्टेप बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जल्दी से ही इसके अंदर जो होता है वो आपके पास चला जाता है। तो ये मैकेनिज़्म बिल्कुल सिमिलर है SN1 की तरह, बस फ़र्क याद रख फ़र्क बच्चे याद रखना है कि SN1 में क्या होता है, सब्सटीट्यूशन होती है, और न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप के आपके पास जो, जबकि एलिमिनेशन में क्या होता है कि रिमूवल होती है। और आपके पास SN में क्या था, सेम आयोनाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन होता है, यहाँ भी हुआ है। दूसरा स्टेप में फ़र्क आता है, जो E1 और SN1 में जो फ़र्क आ रहा है ना, वो सेकंड स्टेप के अंदर आता है। सेकंड स्टेप में क्या आ रहा है कि जो आपका अटैक है ना SN1 के अंदर, वो कार्बन के ऊपर होता था, अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर नहीं हो रहा, किस पे हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर हो रहा है। तभी तो एलिमिनेशन होगी, तभी तो आपका कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पर हो जाएगा फिर नहीं आपके पास हो पाएगी। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये 2 स्टेप के अंदर जो होता है आपके पास मैकेनिज्म होता है। अगर मैं इसकी काइनेटिक स्टडी एक्सप्लेन करूं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की जो स्पीड है किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्या सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्या बेस के ऊपर डिपेंड कर रही है, या दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसमें है तो 2 ही चीज़ें, एक सबस्ट्रेट है एक बेस है, तो क्या दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है स्पीड रिएक्शन की, या सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर इसका हम रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ लिखा जाता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप से, और इसके अंदर 2 स्टेप है, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट वन को कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, सेकंड वन को अटैक ऑफ बेस। तो क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, क्योंकि वो स्टेप बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था, बिल्कुल जिस तरह SN1 में फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट होता है, ये भी स्टेप जो होता है स्लो हो रहा है, स्लो होता है, ये इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप में फिर हम ये देखते हैं कि कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रोड्स, हाउ मैनी रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो इसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, वो है जी टर्शियरी कार्बोकटाइन, ये रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा ना, वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो इन्वॉल्व आपके पास रिएक्टेंट है ना, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो सिर्फ आपका सबस्ट्रेट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओनली सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट आपका ये वाला है कि CH3, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, इस तरफ CH3 है और इस तरफ भी CH3 है, तो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिएक्शन की कंसंट्रेशन में सबस्ट्रेट के अमाउंट को बढ़ाता जाऊँ तो रिएक्शन तेज़ी से प्रोडक्ट के अंदर जाता जाएगा। अगर मैं 2 गुना बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन का रेट भी 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ाऊंगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। और अगर मैं बेस की कंसंट्रेशन 10 गुना भी बढ़ा दूँ, 20 गुना भी बढ़ा दूँ, लेकिन कभी भी रिएक्शन स्पीड के साथ इसमें नहीं जाएगा, वो अपनी जो स्पीड जिस कंसंट्रेशन हमने ये वाली ली हुई ना, उसी स्पीड से जाएगा, वो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो बच्चे इसमें ना वो बेस को जितना मर्जी आप ऊपर ले जाओ, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो कम कर दो, रिएक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा अगर आप इसकी अमाउंट को चेंज करते हो, तो उससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमें रेट लॉ बताता है। फिर हम जब भी रेट लिखते हैं ना, ऑर्डर लाजमी लिखते हैं, और इसका ऑर्डर निकलता है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ओनली 1 मॉलिक्यूल इज़ इन्वॉल्व, ओनली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही है, तो इसकी पावर भी 1 है, तो इसका ऑर्डर निकलेगा फर्स्ट ऑर्डर। ये आपका जो होता है वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर आता है। तो ये आपका E1 और SN1 ये पैरेलल ही हैं, ठीक है, इसको दोनों में फ़र्क करके आपने जो इसको अच्छे से करना है। आगे आते हैं, यहाँ पे मैंने एक और यही कंपाउंड, ये वाला जो है, ये जो टर्शियरी जो आपका अल्काइल हैलाइड, मैंने सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, E1 रिएक्शन ऑलवेज अकम्पनीज SN1 रिएक्शन, कि E1 जो होता है हमेशा SN1 के पैरेलल चल रहा है, साथ साथ ये भी हो रहा होता है। ये मैंने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिखा है, यही वाला, इसको मैंने आपके पास ना इसको कंडेंस फॉर्म में ये इसका लिख दिया। इसमें ये C2H5OH अल्कोहल लिया मैंने, ठीक है, एज अ बेस कह लो, एज अ बेस मैंने अल्कोहल लिया, और H2O
एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे सॉल्वेंट भी चाहिए होता है, तो ये मैंने काम लिया, ये बेस ली, ये आपका सॉल्वेंट लिया जिसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या होता है कि यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, ठीक है, ये कार्बोकटाइन बन जाएगा। फिर कार्बोकटाइन क्या करता है, यहाँ से OH आएगा, वो इसके ऊपर आके अटैक करेगा, ठीक है। अब अटैक के ऊपर डिपेंड करता है कि अटैक कहाँ पे होता है। अगर OH ने कार्बन के ऊपर अटैक किया तो आपकी ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी। लेकिन अगर OH ने अटैक कार्बन के ऊपर नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, बल्कि OH ने जैसे बेस ने इस कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया था, यहाँ से H को निकाल देगा, फिर आपकी ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी, फिर आपका डबल बॉन्ड, यही सेम प्रोडक्ट ही लिखी। तो यहाँ पे उसने बताया है कि अगर ये वाला कंपाउंड लेते हैं, इस रिएक्शन की मौजूदगी में करवाते हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं, दोनों प्रोडक्ट बन सकते, एक इसमें मेजर होती है, एक माइनर होती है, दोनों बनते हैं। अब मेजर कौन सी हो सकती है, माइनर कौन सी हो सकती है, वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स, टेम्परेचर आपका हो सकता है, मोस्टली टेम्परेचर होता है कि इसमें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो आपके पास टेम्परेचर का फ़र्क आ जाता है, इसमें एक्सोथर्मिक होते हैं, एक एंडोथर्मिक होते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हो सकता है सब्स्टिट्यूशन हो जाए, टेम्परेचर कम कर देंगे तो हो सकता है एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाए, लेकिन दोनों पैरेलली चल रहे होते हैं। तो ये आपके पास दोनों प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं, किसमें मेजर होती है, माइनर होती है। अपने बच्चे बात याद रखनी। लास्ट पे आते हैं, लास्ट पे बात आती है एविडेंस, कह सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ से हमें मिलती है कि जो इवन मैकेनिज्म होता है ना, उसमें एक कार्बोकटाइन बनता है। कैसे पता चलता है कि कार्बोकटाइन यहाँ पे मस्ट है बनना? हम ये भी तो कह सकते हैं ये कार्बोकटाइन बने ही ना, सीधा ये वन स्टेप के अंदर ही हो जाए, यहाँ से आपका बेस आए, ब्रोमीन भी निकल जाए, हाइड्रोजन भी निकल जाए, ये वाला कंपाउंड बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले कार्बोकटाइन बनता है, फिर आपका वो अटैक होता है। उसका हमें कैसे, इसका कन्फर्मेशन कहाँ से होती है? कन्फर्मेशन होती है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन से, क्योंकि कार्बोकटाइन की रीअरेंजमेंट होती है। जैसे आपने ये वाला कंपाउंड याद करना है, ये वाला, ये CH3, फिर कार्बन ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, फिर CH, नीचे ब्रोमीन, और इधर भी आपके पास जो होता है वो CH3। इसका अगर हम नाम लिखें तो ये इसकी मेन चेन है, दिस इज़ अ ब्यूटेन, ये आपका ब्यूटेन है। तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, इसका जो है वो आपके पास नाम बन जाएगा। ये टर्शियल कार्बोहाइड है। अगर मैं इसको लेता हूँ, टर्शियरी क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी, सॉरी ये सेकेंडरी बन जाता है। तो इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो अगर मैं इसका करवाता हूँ, रिएक्शन करवाता हूँ किसी बेस के साथ, तो सबसे पहले बेस के, ये सेकेंडरी है बच्चे, ये बात याद रखनी है, टर्शियरी नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच है, आगे 2 के साथ, आगे 3 के साथ, तो फिर हम टर्शियरी कहते हैं। लेकिन इसको टर्शियरी बनेगा आगे, कार्बोकटाइन की रीअरेंजमेंट होगी। खैर ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, 2 ब्रोमो 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले बेस क्या करती है? सबसे पहले ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा। ब्रोमीन जब रिमूव हुआ तो Br नेगेटिव निकल गया, तो ये Br नेगेटिव निकला तो आपके पास ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है साथ, क्योंकि हमने हमेशा किया कि लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन ले जाता है। ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकटाइन बन जाएगा, दिस इज़ अ कार्बोकटाइन। ये कार्बोकटाइन बन गया, और ये कार्बोकटाइन है सेकेंडरी, जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आगे 2 कार्बन के साथ अटैच है डायरेक्टली, दिस इज़ अ सेकेंडरी कार्बोकटाइन। अब सेकेंडरी कार्बोकटाइन क्या करेगा? ये कोशिश करेगा कि मैं टर्शियरी में किसी तरीके से कन्वर्ट हो जाऊँ, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकटाइन इज़ अ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने डाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक आपका CH3 ग्रुप पूरे का पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली मिथाइल शिफ्ट होती है, दिस इज़ अ मिथाइल शिफ्ट, कि CH3 पूरे का पूरा इस कार्बन के ऊपर आके लग जाता है, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाता है। रिजल्ट में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाता है, और रिजल्ट में आपका ये वाला कंपाउंड बन जाता है। अब ये CH3 बच्चे यहाँ पे लगा, और ये CH3 ऐसे ही आया, ये भी ऐसे है, और C ऊपर पॉजिटिव आ गया, दिस इज़ अ टर्शियरी कार्बोकटाइन। अब ये सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होती है, CH3 की जो होती है वो शिफ्ट होती है, ये यहाँ से निकल के यहाँ पे चला जाता है, ये कार्बोकटाइन बन गया। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेस के साथ, किसी भी बेस के साथ करवाते हैं रिएक्शन। बेस क्या करेगी? बेस क्या करेगी कि इसमें जो आपका होगा हाइड्रोजन, उसको रिमूव करेगी बीटा कार्बन से, जो हाइड्रोजन होगा, और बीटा कार्बन वाला हाइड्रोजन ये वाला है। तो यहाँ से जो ये वाला हाइड्रोजन होता है, ये वाला, ये यहाँ से क्या होता है बच्चे, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, H यहाँ से निकल गया, और H हमेशा एज H पॉजिटिव निकलता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर ही छोड़ जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
डबल बॉन्ड बनाने में क्या हो जाएंगे, इस्तेमाल हो जाएंगे। तो रिजल्ट में आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा कि ये आपका था जी कार्बन CH3 और CH3 से ये वाला कार्बन, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ से आपका एक H बच्चे क्या हो गया, वो बेस के साथ रिमूव हो गया है और इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप लगे हुए, एक CH3 ये वाला, एक ये वाला, तो ये बन गया और डबल बॉन्ड ये वाला आपके बन गया और आपकी अल्कीन जो होती है वो बन जाती है। अब ये कार्बोकटाइन का बनना और ये वाली प्रोडक्ट का बनना इस बात की तरफ इशारा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास मिथाइल शिफ्ट हो रही है, टर्शरी से आपके पास जो होता है वो सेकेंडरी से टर्शरी कार्बोकटाइन में आपके पास बच्चे कन्वर्ट हो जाता है। आपकी सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो गई है, एलिमिनेशन भी हो गई है। अब इसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक इसी का रिमेनिंग रह जाता है, तो वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे देखेंगे।